इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिबेल। और यह है वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से विद्रोहियों ने इंडिया के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर लिया था, बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पलटवार किया और उन सभी जगहों को वापस कैप्चर किया, जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों को वापस कैसे कैप्चर किया। इस चीज़ को इस टॉपिक में हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कंपनी पलटवार कैसे करती है। तो देखिए, जब ये पूरा इवेंट हो गया, कंपनी बहुत जगहों पर बहुत सारे बैटल्स में हार चुकी थी, तो इसके बावजूद जो कंपनी थी उसने हार नहीं मानी या फिर उसका जो हौसला था वो गिरा नहीं, बल्कि उसने ये तय किया कि जो कंपनी है वो अपनी सारी ताकत लगाकर, जितने भी उसके पास ताकत है वो सारी ताकत लगाकर इस पूरे रिवोल्ट को कुचल देगी, इस पूरे रिवोल्ट को ख़त्म कर देगी और फिर से पूरे इलाके पर, पूरे भूभाग पर कब्जा करेगी। और इसके लिए जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसने इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगवाई, यानी और भी सैनिकों को बुलाया, पूरा सैनिक साजो सामान मंगवाया। इसके साथ ही कई नए कानून भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए, ताकि जो रिबेल्स हैं उनको कानून के आधार पर बहुत ही आसानी से कन्विक्ट किया जा सके, फांसी की सज़ा सुनाई जा सके या फिर किसी और तरीके की सज़ा सुनाई जा सके। और पूरी तैयारी करने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने फिर स्टॉर्म सेंटर्स में अटैक किया। स्टॉर्म सेंटर्स कहने का मतलब है कि वैसे इलाके जहां पर विद्रोही सैनिकों का कब्जा हो चुका था। और इसके बाद सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा हुआ। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया सितंबर 1857 में विद्रोही सैनिकों से। इसके बाद वहां से जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कैप्चर कर लिया गया कोर्ट में, उनको लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई। और उनके जो बेटे थे उनके बेटे को बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने गोली मार दी गई। और इसके साथ ही जो बहादुर शाह जफर थे और उनकी जो वाइफ थी बेगम जीनत महल, उनको रंगून भेज दिया गया, रंगून के जेल में भेज दिया गया अक्टूबर 1858 में, जहां पर उनकी मृत्यु हुई, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली नवंबर 1862 में। तो ये हुआ मुगल एम्पायर के लास्ट एम्परर का हाल। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो दिल्ली का जो रिकैप्चर था, ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली को अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया, ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर कर लिया तो पूरे इंडिया में जो रिबेलियन हो रहा था वो बहुत ही आसानी से ख़त्म हो गया, शांत हो गया। जब दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया उसके बाद भी करीब 2 सालों तक अंग्रेजों को अलग अलग जगहों पर फाइट करना पड़ा, युद्ध करना पड़ा, लड़ाइयाँ करनी पड़ी, ताकि ये जो बहुत बड़ा रिबेलियन था इसको दबाया जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके और पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का स्थापित किया जा सके। और इसके बाद अगर एक हम देखें इवेंट पूरा, तो उसमें जो लखनऊ था उसको कैप्चर किया गया था मार्च 1858 में। इसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको डिफीट किया गया था और मारा गया था जून 1858 में। इसके बाद जो तांते तोपे थे वो जंगल्स में चले गए सेंट्रल इंडिया के और वहाँ से फाइट करने लगे, वो गुरिल्ला वार फाइट करने लगे। और इसके साथ ही उनके साथ बहुत सारे ट्राइबल्स या फिर जो पेजेंट लीडर्स थे वो उनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको भी बाद में कैप्चर कर लिया गया, उन पर भी केस चला और फिर उनको भी मार दिया गया अप्रैल 1859 में। और देखिए, हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा था, पिछले टॉपिक में देखा था कि जब अंग्रेज हार रहे थे और जो विद्रोही सैनिक थे वो जीत रहे थे, तो बहुत सारे लोग इनकरेज हो रहे थे विद्रोह करने के लिए। और इसका ठीक उल्टा हुआ जब अंग्रेज जीतने लगे, यानी जब अंग्रेज जीतने लगे और रिबेल फोर्सेस हारने लगे, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो अंग्रेजों के पाले में आने शुरू हो गए। यानी कि जो विद्रोह का जो उनके मन में विचार था उसको उन्होंने छोड़ दिया और अंग्रेज के पाले में आ गए। और इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने भी बहुत ज़्यादा कड़ाई नहीं अपनाई, बल्कि उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं जो उनके पक्ष में आना चाहते हैं उनको उन्होंने लाने का पूरा कोशिश किया कि लोग जो हैं उनको अपने पक्ष में किया जाए। ये ब्रिटिशर्स का इरादा था। और उन्होंने ये अनाउंस किया कि जितने भी लैंड होल्डर्स हैं जो कि ब्रिटिश के प्रति लॉयल हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय करें, यानी उनका जो राइट्स है वो बना रहेगा, उसको छीना नहीं जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखते हैं, और वैसे लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ रिबेल किया है, अगर वो ब्रिटिश के
सामने सबमिट कर देते हैं, ब्रिटिश के सामने हथियार डाल देते हैं। और अगर उन्होंने किसी भी तरीके से किसी भी वाइट पीपल की हत्या नहीं की है या फिर उसको मारा नहीं है, तो उनका जो अधिकार है वो छीना नहीं जाएगा, बल्कि उनका जो राइट है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दिया जाएगा और उनका जो लैंड का क्लेम है वो कंटिन्यू किया जाएगा। और इसके बाद जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को माफ़ी दे दी गई। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सैनिक, रिबेल्स, नवाब, राजा को उनके ऊपर केस चला था, बहुत सारे लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बहुत तरीके के इवेंट्स हुए थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर आफ्टर मैथ है, यानी कि ये जो पूरा इवेंट हुआ इसके बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसका निष्कर्ष क्या निकला, इस चीज़ को हम इस टॉपिक में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1859 के अंत होते होते तक जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल तो हो चुका था कंट्री पर, यानी कि कंट्री पर उनका पूरा कंट्रोल हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से वो 1857 के पहले रूल किया करते थे उस तरीके से अब उनके लिए यहाँ पर रूल करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि देखिए, जो पॉलिसीज़ पहले अपनाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उन पॉलिसीज़ की वजह से ही ये पूरा रिवॉल्ट सामने आया था, पूरा विद्रोह सामने आया था। और अगर कंपनी लगातार उन्हीं पॉलिसीज़ को अपनाती तो आगे भी ऐसा रिवोल्ट हो सकता था। इस वजह से जो ब्रिटिश जो थे, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे चेंजेस किए कि जो पूरा रूलिंग का प्रोसेस था उसमें बहुत सारे चेंजेस किए। उन प्रोसेसेस को या फिर चेंजेस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला चेंज ये हुआ और सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक नया रूल पास किया 1858 में, और इसके बाद जो पावर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल किया करती थी इंडिया के ऊपर, वो अब रूल नहीं करेगी, बल्कि जो ब्रिटिश क्राउन है यानी ब्रिटेन की जो महारानी है वो अब यहाँ पर रूल करेंगी और उनका यहाँ पर रूल होगा। और इसके साथ ही ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया जाएगा इंडिया के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे मैटर्स के लिए जो कि इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड हो। और उसको एक काउंसिल दिया जाएगा जिसको इंडिया काउंसिल कहा जाएगा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस करेगा या फिर बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरीके की चीज़ें। और इसके साथ ही जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको टाइटल दे दिया गया वाइसराय का, यानी जो ये वाइसराय होगा ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होगा क्राउन का, यानी क्राउन द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होगा इंडिया के लिए, खास इंडिया के लिए। और इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया इंडिया पर रूल करने का, यानी कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के सारे मैटर्स को संभालती थी, अब उसके बदले में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिश महारानी थी या फिर जो पूरा गवर्नमेंट था वो इंडिया के सारे मैटर्स को संभालेगी। इसके बाद आगे अगर हम चेंजेस देखें तो आगे चेंजेस भाई ये हुआ कि जितने भी रूलिंग चीफ थे, यानी जितने छोटे छोटे जमींदार थे या फिर जो राजा थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर पहले रूल क्या कर रहे थे, उनको ये एश्योर किया गया कि उनका जो टेरिटरी है उनको फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा, उनको फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, और उनको ये अलाउ किया जाएगा कि वो अपने किंगडम्स को, अपने हायर्स को पास कर सकें यानी दे सकें। और यहाँ तक कि जो एडॉप्टेड सन वाला पहले जो रूल था उसको भी खत्म कर दिया गया, यानी एडॉप्टेड सन भी अब किंग बन सकता है उनके प्रॉपर्टी में। और उनके सामने एक शर्त रखा गया था कि वो एक बात को एक्सेप्ट करें कि जो ब्रिटिश क्वीन है वो इंडिया की सुप्रीम पावर होंगी, यानी कि वो इंडिया की महारानी होंगी, और वो सभी जो इंडियन रूलर हैं वो सभी ब्रिटिश क्वीन के अंदर में रूल करेंगे, यानी उनके सबऑर्डिनेट होंगे। और इसी शर्त पर उनको टाइटल होल्ड करने का परमिशन दिया गया था। और इसके साथ ही ये भी डिसीजन लिया गया कि जो आर्मी है उसमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या को घटाई जाए और जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ये भी डिसीजन लिया गया कि जो सोल्जर्स हैं उनको अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से रिक्रूट करने के बजाय ज़्यादा संख्या में गुरखा या फिर सिख या फिर पठान को रिक्रूट किया जाए, ताकि जो आर्मी है उस पर कंट्रोल अच्छी तरीके से स्थापित किया जा सके। और इसके बाद जो मुस्लिम्स थे उनकी लैंड या फिर उनके प्रॉपर्टी को भी काफ़ी बड़ी संख्या में
जब्त किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, क्योंकि उनको उनके ऊपर जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी सस्पिशन रखते थे, या फिर उनके प्रति उनका जो नज़रिया था वो थोड़ा अलग तरीके का था। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका मानना था कि जो मुस्लिम थे उनका काफ़ी बड़ा योगदान था रिबेलियन में, और इस वजह से उनके प्रति उनका जो बिहेवियर था काफ़ी होस्टाइल हो चुका था। और इसके साथ ही जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया या फिर उन्होंने तय किया कि जो इंडिया के जो रिलीजियस कस्टम्स हैं या फिर सोशल प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए, और उनको यानी जो इंडिया के जो लोग हैं उनको ये छूट दिया जाए कि वो अपने कस्टम्स को फॉलो कर सकें, अपने सोशल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें, और उसमें किसी भी तरीके का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसके साथ ही कई सारी पॉलिसीज़ बनाई गई ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर ज़मींदार्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और उनका जो राइट्स ज़मीन के ऊपर उसको सिक्योर किया जा सके। तो इस तरीके से पूरा जो बेसिक चेंज था, बेसिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूलिंग का जो फिलॉसफी था उसमें चेंज आया, और इसके बाद जो 1857 के बाद जो हिस्ट्री है उसमें एक नया फेज़ आया। जो रूलिंग का स्ट्रक्चर था, रूलिंग का जो प्रोसेस था वो काफ़ी बदल गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इमेज बताया गया जिसमें आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे 1857 के रिवोल्ट के, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।